कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता है कि अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम पर हम चुप नहीं बैठेंगे, जबकि लियाकत बलोच साहब वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट अदलिया के पर काटेगी तो कोई पार्लियामेंट की गर्दन काट देगा। लियाकत बलोच साहब जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। इसके साथ साथ अब जो अहम सवालात है नाज़रीन, चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए 3 या 5 सीनियर जजेस का पैनल भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत अपने हाथ में क्यों रखना चाहती है? हाई कोर्ट जज की तकर्रुरी के लिए मुशावरत खत्म, ट्रांसफर भी हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद आर्टिकल 63A में तरमीम, आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तैनाती होगी, जिम्मेदारी क्या होगी? ये अहम सवालात हैं जिस पर आज अपने मेहमानों से बात करेंगे। कॉन्क्रीट बात या किसी सिचुएशन पर पहुंचकर बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमारे सामने सिचुएशन अभी भी दिगरगू ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हसन अयूब साहब, जरा आज आप बड़े अरसे बाद मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि बात का आगाज भी आपसे ही किया जाए। सर, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके निकाल जो है वो हमारे सामने कह लीजिए मुहिम तरीके से आ गए, या आप जैसे जर्नलिस्ट जो है वो चीजें निकाल कर लेकर आए? क्योंकि कल तक तो हमें सिर्फ यही मालूम हो रहा था कि चीफ जस्टिस की जो तकर्री का प्रोसेस है वो और उनकी आईनी मुद्दत जो है उसको बढ़ाने तक के मामला हैं, लेकिन अब 63A भी आ गया, इसके अलावा दीगर आईनी शिक़े भी आ गई कि जिसमें तरमीम करने जा रहे हैं। तो हुकूमती जबान में इनको अदालती इस्लाहात का नाम दिया जाए या अपोजिशन के लफ्जों में इसको जजेस को कंट्रोल करने का हथियार समझा जाए? हसन साहब। देखिए, जजेस को कंट्रोल तो कोई भी नहीं कर रहा, पार्लियामेंट ही जो है वो ये जो आईनी तरमीम ला रहा है। अब बात मामला यहाँ पर ये है कि देखें, पार्लियामेंट ने तस्दीक करना है 63A वाला फैसला, तो मेरे ख्याल से तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। और अभी मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया है, उसमें जो अपील्स थी वो डिसमिस कर दी और इम्प्यून ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। पहले तो जाली डिग्रियों के ऊपर आपने देखा था कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुतद्दिद अरकान पार्लियामेंट साहब को घर भेज दिया था और कहते जी कि HEC ने वेरीफाई नहीं की डिग्री, लिहाजा जनाब ये जो रुकने पार्लियामेंट घर जाए। लेकिन अब जो खराबी हुई है उस खराबी को दूर किया जा रहा है और माशाल्लाह अगर पार्लियामेंट की बिल्डिंग आप दिखा सकें तो बड़ी चमक रही है। वैसे तो रबी लेवल की वजह से है, लेकिन वहाँ पर वो आपको ये मालूम है कि वो बड़ी लाइट्स लगाई गई हैं। लेकिन आज खुशी का दिन है, आज एक अच्छा दिन है। आज इंशाल्लाह पार्लियामान की बालादस्ती एक बार फिर कायम होगी और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन खुशी का दिन जब बनेगा जब मौलाना फजल रहमान साहब मान जाएंगे, और उनके मान जाने के बाद भी मजीद जो 2 वोट दरकार होंगे वो लोग भी हमारे सामने आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद ये खुशी का दिन होगा। वैसे ऐसा देखें, आम आदमी के ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं होती। जिसने आइन और कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने का हल्फ उठाया हुआ है, मेरे ख्याल से उनकी छोटी सी गलती को आम आदमी की गलती के मुकाबले में 10 गुना गिना जाना चाहिए। सही सही, बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, जरा आप ये बता दीजिएगा कि जो निकात अब हमारे सामने आ गए हैं इसको क्या कहा जाए? ये हुकूमती जबान में कहा जाए कि ये अदालती इस्लाहात हैं, ये जुडिशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, या फिर जो ऑपोजिशन को इस बारे में एतराज है कि ये अपने फवाइद के लिए हुकूमत ये इस्लाहात करने जा रही है, क्या है सर ये? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है आज हमारे आइन में जो अभी सामने तरमीम आपने दिखाई है जो होने जा रही है उसमें आर्टिकल 204 की तरमीम अभी नहीं है। बात लेकिन उन्होंने सही की, बात यही की है कि पार्लियामान की दस्ती, हमारा आइन ख़ुद 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। जुडिशरी का हक आइन ने पाकिस्तान ने अदालतों को दिया है, उनकी तशरीह सब पे बाइंडिंग है। आर्टिकल 189 और 90 जुडिशरी के बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में नहीं है, ना एग्जेक्टिव के बारे में। आप पे बाइंडिंग होते हैं हुकूमत के जो जजमेंट्स होते हैं, आपको बेशक पसंद नहीं आए जो इस वक्त जा रहा है। और कल यही लोग जिनको आज़ाद अदलिया की ज़रूरत होगी, और ये पहले भी देख चुके हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने जब हमला कराया था सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, तो फिर उसी अदालत पर इनको ज़रूरत पड़ी, उस अदालत ने क्या हुआ। तो चले अभी इनके पास नंबर है नहीं है वो पता लग जाएगा। लेकिन जिस तरह से आइनी तरमीम जो होने जा रही है और इस आइनी तरमीम से मेरे आपके हुकूक आज सल्ब हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के
जजेस किस तरह से अपॉइंट होंगे, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। चीफ जस्टिस का 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, पता नहीं, ये सारी चीज़ें। तो मैं तो ये कहूँगा कि जी ये जो तरमीम है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने बदला ले या बदला ले रहे हैं, लेकिन बदला लेने के लिए अगर तरमीम होनी थी कंसेंसस से होनी चाहिए थी। कोई हर्ज नहीं होता कि अगर आप बनाएं सब चीज़ें, लेकिन एक अपने मर्जी के जजेस को लाने और सीनियर पैनल बना के चीफ जस्टिस लेना, तो हमारी वो जजमेंट्स जो गई जो सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग होती है उनका क्या होगा। एग्जैक्टली सर, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। ऑपोजिशन के साथ कंसेंसस होने चाहिए थे, और सबसे अहम सवाल तो फिर हुकूमत से ये बनता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है कि आज ही मुलाकातें हो रही हैं, आज ये सारे मामलात हो रहे हैं, ऑपोजिशन का कंसेंसस भी इसमें मौजूद नहीं है। इनफैक्ट मेरे प्रोग्राम में हाफिज अब्दुल्ला साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत के साथ हम जाते हैं तो ये हमारे लिए खुदकुशी होगी। तो अब ये भी सवाल होगा कि क्या वाकई JUIF अगर जा रही है हुकूमत के साथ, उनको वोट देने जा रही है, तो क्या वो खुदकुशी करने जा रही है? ये भी अगर हुकूमत के लोग हमारे साथ मौजूद होंगे तो जरूर मैं उनसे सवाल पूछूंगी। सिद्दीकी साहब, सर आईनी तरमीम के बाद अब ये तो क्लियर हो गया ना कि ये मामला एक्सटेंशन की तरफ तो नहीं जा रहा चीफ जस्टिस की, तो अब होगा क्या सर? क्या काजी साहब अक्टूबर में चले जाएंगे घर, या फिर वो आईनी अदालत जाएंगे? और अगर इस तरह का होता है तो फिर क्या काजी साहब कबूल करेंगे सर इसे? देखिए, ये सारी सवालात जो हैं वो मफरूज़ों की बुनियाद पर मबनी हैं और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। तो काजी साहब ने क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो काजी साहब ही उसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। डेफिनेटली अगर उनकी रिटायरमेंट की डेट जो है वो 25 अक्टूबर है तो वो उस दिन को रिटायर हो जाएंगे। अब उसके बाद ज़ाहिर है बहुत सारे जज साहबान जो हैं वो रिटायर हुए हैं, तो वो रिटायर होकर घर चले जाएंगे, किताब लिखेंगे, पढ़ाएंगे, या जो भी उनकी शुगल करना होगा वो करेंगे। एक मिनट आबिद भाई साहब, मैं नहीं बोला, मैं ज़रा थोड़े से हक़ाइक़ जो है ना वो आपको बता दूं। आप बिल्कुल जितनी आज़ाद अदलिया आप चाहते हैं ना, उस आज़ाद अदलिया का और आपका ताल्लुक बताना है मुझे कि किस तरह से वकील और जज मिलकर जो है वो मुकदमा फिक्स करने के हवाले से बातें कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी, आप जरूर काउंटर कीजिएगा सर। नहीं, मैं मौका चाहिए नहीं मुझे। मैं आप बात कर रही हैं आईनी तरमीम की, ये आप सच्ची बातें क्यों कर रहे हैं? आजाद अदलिया के नहीं, सच्ची बातें क्यों कर रहे हैं? मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। सच्ची बातें कर रहे हैं बस। किरण नाज, आपके प्रोग्राम में बैठकर क़य्यूम सिद्दीकी साहब सच्ची बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो सवाल कर रहा हूं उनसे। बात ये है ये तो वो एक छोटी सी चले, क्या बेहतर ये नहीं होगा सर कि हम आबिद जुबैरी साहब को छोड़कर आज का जो अहम मामला है, जो इशू है, हम उसको डिस्कस कर लें सर? क्या ज्यादा बेहतर ये नहीं हो जाएगा? नहीं, वो देखिए ना, मतलब है कि किसी दूसरे की जो है वो राय का एहतराम कर लेना चाहिए, वो जो भी है। तो मैं अब उस दूसरी तरफ आ जाता हूँ कि एक जुडिशल ओवररीच जो है वो भी होती है, जिसका खुद अदालतें जो हैं वो कहते रहे। अभी इन्होंने गेट कीपर की इस्तेलाह इस्तेमाल की है ना, तो फिर जो है वो जुडिशल ओवररीच की इस्तेलाह भी हमारे अदालतों ने जो है वो इस्तेमाल की है। और वो कब हुई? जब एग्जेक्टिव को पैरालाइज कर दिया। अब आपके सामने ये आज की बात नहीं है, ये सालों पर मुहित एक जो है ना सिलसिला है कि अगर रेकॉर्डिंग का केस आता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान को $10 बिलियन का जुर्माना होता है। स्टील मिल के केसेस के हवाले से आपकी इकोनॉमी मुतासिर होती है। फिर उसके बाद मईशत को आप ले लें, फिर आप जुडिशल अपॉइंट आए, आपने उस वक्त की 19वीं तरमीम जो है वो जब की गई, और 19वीं तरमीम के बाद फिर जो है वो तमाम इख्तियार अपने अंदर तकाज़ है जुडिशल रिव्यू के नाम के ऊपर। अब क्योंकि सिलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तो अब अपनी मर्जी का जज बिठा दिया जाएगा और फिर उसके बाद कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, देखें, अभी तक तो जो है ना वो हमारे सामने ब्लैक एंड वाइट के अंदर नहीं है चीज़ें। अब जहाँ तक बात आ जाती है आपकी कि जो हमने सुना है वो तो यही है कि जुडिशल कमीशन ही होगा, जो कि पार्लियामेंट के अरकान पर और जज साहिबान के ऊपर मुश्तमिल एक जो इस वक्त हैयत है वो तश्कील देगी। ठीक है, ये पहले होता था क्या? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काम नहीं कर रही थी, जज भी लगते थे और फैसले भी हुआ करते थे जब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर लगते थे। फिर उसको चीफ जस्टिस की एडवाइस का प्राइम मिनिस्टर को पाबंद किया गया, और फिर इस तरह से जो है ये सारी बिल्कुल जुडिशल अदलिया की आज़ादी जो है वो बहुत मुकद्दम है पार्लियामेंट के ऊपर। अब ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन 63A हो। सिद्दीकी साहब बिल्कुल ठीक। अब हसन ये फरमाइए सर, अगले चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जो मैं भी बात भी कर रही थी, उसके लिए 5 रुकनी पैनल की बात हो रही है, तो इससे तो फिर ये तो वाज़ेह हो गया ना कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं होंगे।
अगर ये वाला जो पुराना वाला प्रोसेस है उसको हटा दिया जाता है, बल्कि इसका फैसला हुकूमत करेगी। आया हुकूमत अगर फैसला कर सकती है तब तो वो चीफ जस्टिस हो सकते हैं। जो हुकूमत को सूट कर रहा होगा फिर वही चीफ जस्टिस बनेगा। यानी देखिए, ये अल जहाद ट्रस्ट केस है जिसकी बुनियाद के ऊपर सीनियरिटी प्रिंसिपल रखा गया है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसी तरह हाई कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, वो अपनी पावर्स वहीं से इनहेरिट करती हैं और जुडिशल कमीशन ही इस वक्त तक उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसकी बुनियाद बनाकर ये सीनियरिटी प्रिंसिपल रखा गया है, तो मौलाना फजल रहमान का ये मुतालबा है और मेरे ख्याल के मुताबिक ये मुतालबा दुरुस्त जो है मुतालबा है कि देखिए, पहले तो मैं अगर आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल रखना है तो फिर तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में रखें, और अगर नहीं रखना तो फिर किसी में भी नहीं होना चाहिए। अब देख लें कि यही मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और इवन इट वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब, इन्होंने ही जो है ये जुडिशल कमीशन का इजलास किया जिसमें मुतफ़िका तौर पर आई बिलीव कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थी उनको यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट कर दिया, क्योंकि जिसकी बुनियाद उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंस भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कॉम्पिटेंस जितनी हाई कोर्ट्स में रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंस जो है वो रिक्वायर्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इसमें कौन सी बुराई है? अगर एक चीज़ हाई कोर्ट के लिए दुरुस्त है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के लिए किस तरह गलत हो सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए गलत है तो फिर वो हाई कोर्ट के लिए लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ठीक। अजहर सिद्दीकी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, ये सारे मामले पर पीटीआई क्या मौक़िफ़ रखी हुई है ये तो हमारे सामने है, और मौलाना साहब भी अपने बेल्ट पे लाने की कितनी तगदो हो रही है, कोशिश हो रही है, ये भी हमारे सामने। अब जो चीजें सर अनफोल्ड हुई हैं, जितनी अनफोल्ड हुई हैं उसी को ही लेकर हम डेफिनेटली भी बात कर सकते हैं। सर, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है? क्या हुकूमत जो ये भाग दौड़ हो रही है, तगदो हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं मुसलसल, मौलाना साहब के दर पर आपके लोग भी जा रहे हैं, हुकूमत के लोग भी जा रहे हैं, अब तो बाकायदा ये बात क़यादत तक पहुंच गई है, अब गट फीलिंग क्या है आपकी? सर, कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि मेरे प्रोग्राम में आपके कई सारे लोग यानी उमैर नियाजी साहब, दीगर लोग ये बात कर चुके हैं कि हमारे कई सारे लोग हमसे राब्ते में नहीं है और हुकूमत उन्हें अप्रोच कर रही है। हुकूमत के अपने लोग भी ये कह चुके हैं कि हमारी जो नजर है वो उन 41 मेंबरान पर ही है। तो क्या समझ रहे हैं पीटीआई के हलकों के अंदर क्या सोचा जा रहा है कि भाग दौड़ तो हो रही है लेकिन क्या हुकूमत ही कामयाब हो जाएगी अमेंडमेंट करवाने में, या आप लोग रोक लेंगे रास्ता? अच्छा, पहली तो बात समझिएगा कि जितना पार्लियामान ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है ना मौजूदा में, वो चाहे 90 दिन का इलेक्शन हो, चाहे मखसूस नशिस्तों का मामला हो या कोई भी हो ना, जितना इस पार्लियामान ने तारीख लिखी जा रही है और ये तारीख बताएगी कि क्या हो रहा है। अब आए आगे 3 मेंबरान, और आपको पता है कि जब उस वक्त हमारे बंदे तोड़े गए, इस्लामाबाद कराची से निकले आकर 22 एमपी पंजाब असेंबली से, फिर नेशनल असेंबली से राजा रियाज जैसे लोग जो बकायदा पहले प्लान करवाए गए और बाद में निकाले गए, ये तो हकीकत है। तो हमारे 3 बंदे सर, वो सारी चीजें पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छे तरीके से जानती है ना, सिंध हाउस से कैसे लोग निकले, बाकी सारे मामलात क्या हुए, फिर वो अदम एतमाद किस तरह से कामयाब हुई, ये सारी चीजें सबको मालूम है। मैं तो आपसे अभी मौजूदा सूरत हाल की बात कर रही हूँ। अभी बताइए ना, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या समझ रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से कोशिश तो हो रही है, लेकिन क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी या रास्ता रोक लेंगे हुकूमत का? देखिए, आपको पता है कि नवाज शरीफ चिल्ला काट रहे थे। चिल्ला अगर नवाज शरीफ वहाँ पहुंची है तो मुश्किल हालात है ना। अगर मुश्किल हालात ना होते तो नवाज शरीफ अपना चिल्ला छोड़ के वहाँ क्यों जाते? और वजह क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब चाह रहे हैं वजारत आला बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि बलोचिस्तान की वजारत आला मिल जाए, कुछ सेनेट की सीटें चाह रहे हैं, यानी वो बार्गेन डील है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि नहीं भाई, असूलों पे चलें आप, और ये बार्गेन वगैरह की तरफ से आप छोड़ें इन चीजों को, जो आपको अगर लालच दी भी जा रही है छोड़ दो इस लालच को। क्या ऑफर की गई है हुकूमत की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब को, या ये जो आप बात कर रहे हैं वजारत आला वगैरह की, ये मौलाना साहब ने डिमांड की है? क्या हुकूमत की तरफ से ऑफर्स आई हैं? ये तो हुकूमत बार्गेन कर रही है ना, और कुछ डिमांडें सारी सामने आ रही है ना, ये तो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। ये कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है। इट इज बेसिकली अ डील चल रही है कि बेस्ट डील कौन है। हमारे पास तो कोई बेस्ट डील नहीं है, साफ सी बात है। हमारा ना हम हुकूमत के अंदर हैं, हम केपी के अंदर हैं, हमारे पास तो ना पैसे देने के लिए है, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। सवाल बड़ा वाजी है कि क्या अब आकर, और मैं आपको बताता चलूं
ये वाला जो टेन्योर जिस तरह भी आपने डिस्टर्ब किया, और इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार, मेरे पास इतनी चीजें मौजूद हैं जो अपने तरमीमी ऑर्डिनेंस इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से वो मैं मुख्तलिफ कोर्टों के अंदर चीजें मौजूद हैं, वो अपनी जगह पर। अजहर साहब, ये सवाल मैं कई सारे दिनों से बहुत सारे लोगों से कर रही थी पीटीआई के कि हुकूमत के पास तो ऑफर्स करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास क्या है? तो ये आप बड़ा क्लियरली ये बता रहे हैं कि हमारे पास तो ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सिर्फ मौलाना साहब को समझा ही सकते हैं, और ये जो आनियां जानियां हो रही हैं ये इस वक्त उनको समझाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक सर, आपको पॉइंट आ गया।